नमस्कार। मैं हूं कुनाक बजाज और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है हृदय सागर। उन्होंने बिल्कुल जीरो से इसकी शुरुआत करी, एमएलएम में आए, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी और आज वो काफी अच्छे स्तर पे पहुंच गए, अपनी लंबी चौड़ी चेन बना ली है। तो आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे और आपके सारे सवालों के जवाब जो एमएलएम के बारे में है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और उससे जुड़े हुए बाकी सारे सवाल जो आपके मन में है, उन सब के जवाब के लिए हम जुड़ रहे हैं हृदय सागर जी से। तो हृदय सागर जी, आपका स्वागत है हमारे शो में, द ओपिनियन में आपका स्वागत है। और पहला सवाल हमारा आपका से यही रहेगा कि हमारे लोगों के लिए अगर आप समझा सके कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय सागर कोटा राजस्थान से आपको आपका स्वागत करता हूं कोणार्क बजाज जी के हमारे इस प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसा कि आज मैं आप सभी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम के बारे में बताने आया हूं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर आपको समझना है, सबसे पहले तो इस नेटवर्क मार्केटिंग शब्द को संधि विच्छेद करिए। हिंदी का एक शब्द है, इसको अलग-अलग करिए। नेटवर्क और प्लस मार्केटिंग। नेटवर्क हर आदमी बनाता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अगर आप देखेंगे अपने सराउंडिंग में, तो अखबार वाले का अपना एक नेटवर्क होता है, दूध वाले का अपना एक नेटवर्क होता है, एक दुकानदार का अपना नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क तो हर आदमी की प्रारंभिक जरूरत है। अगर इस नेटवर्क के दायरे में अगर इंसान नहीं आएगा, तो वो नेटवर्क बनाने में फिर रहेगा भी नहीं और वो अकेला हो जाएगा। आप देखिए, अगर एक परिवार को भी बनाना होता है, तो उसमें भी नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। एक जैसे आज शादी भी करनी होती है, तो एक परिवार दूसरे परिवार से नेटवर्क बनाता है, फिर उस नेटवर्क के दोनों पति पत्नी शुरुआत करते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं और वो नेटवर्क एक शुरुआत हो, एक छोटे से नेटवर्क से शुरू होकर एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है। तो मैं आज आप सभी लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि नेटवर्क एक अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दूसरा आता है इसके अंदर जो हम जोड़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। मार्केटिंग शब्द है जिसके अंदर आप अपने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में प्रचार करते हैं। आप डोमिनो का नाम सुनते हैं, आप मैकडी का नाम सुनते हैं, ये भी तो नेटवर्क ही है, ये भी तो मार्केटिंग कर रहे हैं। ये भी तो एक फॉरेन की कंपनी है जो यहाँ पर आके पूरे हिंदुस्तान में छोटे-छोटे पिज़्ज़ा के स्टोर खोल दिए हैं। आज एक पिज़्ज़ा आप कहीं से भी अगर खरीदेंगे, तो उसके परिवार को वहाँ पर पैसा जाता है। ये एक समझने वाली बात है। दूसरा जो शब्द आता है इसका एमएलएम। दोस्तों, एमएलएम का जो शब्द है वो हिंदुस्तान में आकर थोड़ा-सा अजीबो-गरीब हो गया है। किसी के लिए महालक्ष्मी मंत्र है और किसी के लिए मुर्गा लाओ मारो वाला मंत्र है। तो अक्सर इस कारण से इस एमएलएम की इंडस्ट्री के अंदर जो कहते हैं ना, एक अच्छा समय भी है और एक बुरा समय भी है, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर गंदगी फैलाई गई है। अब बात आती है डायरेक्ट सेलिंग की। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब एक होता है कि फैक्ट्री वाला एक प्रोडक्ट बनाता है। मान के चलिए एक प्रोडक्ट होता है पेस्ट, वो प्रोडक्ट फैक्ट्री वाला बनाता है किसके लिए? ग्राहक के लिए। ग्राहक यानी कंज्यूमर। तो ये जो प्रोडक्ट फैक्ट्री वाला बनाता है, तो ग्राहक तक पहुंचाने के लिए पूरा चेन काम करता है। वो चेन कौन सा होता है? सबसे पहले प्रोडक्ट बनाता है, एक जो उनका एक सी-एंड-एफ होता है, उसको देते हैं। फिर सी-एंड-एफ से होलसेलर पे जाता है, फिर होलसेलर से रिटेलर पे जाता है, रिटेलर से वो एंड यूजर तक जाता है। उसी के साथ-साथ उनको उस प्रोडक्ट की पब्लिसिटी भी करनी पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं कि फेना ही लेना के लिए अमिताभ बच्चन आज की डेट में ऐड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कोलगेट में काफी ऐड होता है कि इसमें जो होता है नमक है क्या। तो इस तरीके की प्रियंका चोपड़ा को देख रहे हैं आप, शाहरुख खान को देख रहे हैं, ये बहुत सारी जो टीवी ऐड करते हैं, तो ये लोग बहुत बड़ा पैसा लेते हैं। तो क्या होता है, अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट फैक्ट्री वाला 38 रुपीज के लिए निकालता है, तो फैक्ट्री वाला ज्यादा पैसे नहीं कमाता, ओनली 2 रुपीज के मार्जिन में काम करता है, वो छोटे मार्जिन पे काम करता है। 40 रुपीज में वो प्रोडक्ट वहां से चलता है और एंड यूजर तक आते आते वो 100 रुपीज का होता है। 60 रुपए 60% का जो मार्जिन होता है, इन सब लोगों में बढ़ जाता है। अजीबो गरीब बात, आप इसके अंदर बहुत गौर करेंगे कि ये सब लोग प्रोडक्ट यूज भी नहीं करते। क्या आप सोचते हैं शाहरुख खान फेयर एंड लवली लगाता होगा? क्या अजय देवगन कभी विमल खाता होगा? ये हम जानते हैं, पर कहीं ना कहीं वो हम लोगों के इस इंडोर्समेंट के बीच में पैसा कमाते, बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों से घूमते हैं। अब बात आ रही है कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर करना कुछ भी नहीं होता। जो ये प्रोडक्ट होता है, ये कंज्यूमर तक जो बीच का चेन होता है, इसको कट करता है। अब इसके लिए अभी हम देख रहे हैं आजकल ऑनलाइन जो कंपनीज है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील का आपने नाम सुना होगा, ये भी काम वही कर रही है। ये क्या करती है? मतलब आपके बोलने का मतलब ये है कि जो डायरेक्ट सेलिंग और उसमें जो फर्क है वो सिर्फ इतना है कि जो एक्टर को पैसा मिलता है इसकी ऐड करने का, वही पैसा सीधा लोगों तक पहुंचता है। क्या बिल्कुल यही सीधा। मतलब?
अब इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होता कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे हमारे इस पूरे कॉन्सेप्ट में कहानी क्या है कि जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज, एमएनसी कंपनी जो स्नैपडील वगैरह वो इस बीच में आती है, खुद का पैसा बहुत बड़ा रखती है। आज हम देख रहे हैं दिवाली पे सबसे सस्ते 3 दिन आते हैं और 17-17 हजार करोड़ का व्यापार एक दिन में करके ले जाती है। इसी कॉन्सेप्ट में अब हम आ गए। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को और कंज्यूमर को दोनों को मिलाते हैं और बीच में एक सप्लायर काम करता है जिसके अंदर जो भी कंपनी से आप जुड़ रहे हैं या जिस कंपनी को आप देख रहे हैं उस कंपनी का नाम आता है और वो कंपनी जो यूजर होते हैं और जो इसको शेयर करते हैं उन लोगों को पैसा बांटती है। इसलिए यहाँ पर बड़ी-बड़ी कंपनियां, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी अमीर नहीं होते, यहाँ पर वो हर आम आदमी अमीर हो सकता है जिसके सपने और जो बड़ा काम करना चाहता है, जो पैसा कमाना चाहता है। ये मेरी नजर में एक मतलब है इस पूरे काम का। लेकिन जैसे हम तीनों चीजों को देखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग, ये तीनों अलग-अलग चीजें या एक ही चीज है और सिर्फ नाम इसके अलग-अलग तरीके से बोला जाता है? ये तीनों एक ही चीजें हैं। बस बात ये है कि जैसे हमारे इंडस्ट्री की जो है 25 इयर्स का हिंदुस्तान में इसका नाम हो चुका है, तो इसके जो प्लान थे, वो प्लान कभी पहले बाइनरी प्लान आया था, फिर उसके बाद अलग तरीके का इसका स्कीम के तहत इसको काम किया, तो उन लोगों ने इसको एमएलएम का इसका नाम दिया। पर हकीकत में ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग के नाम से पहचानी जाएगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और आईडीएसए जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है हमारा, वो भी डायरेक्ट सेलिंग के नाम से इंडोर्स कर रही है। तो मैं तो इसको अब डायरेक्ट सेलिंग के नाम से ही जानता हूँ। ये एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम ना लेके हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम से इसको पहचानेंगे। अच्छा। सर साथ ही में ये एमएलएम हम देखते हैं कि ज्यादातर कई लोग आज इससे काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं, काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ इसमें बदली है, हम देखते हैं ऐसा एग्ज़ाम्पल। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लोग ये ऐसा नहीं मान के चलते कि हमें आगे जाके डायरेक्ट सेलिंग करनी है, या लोगों का सपना इससे रिलेटेड नहीं होता कि हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी है आगे जाके। तो आपकी इससे जर्नी कैसे चालू हुई? दोस्तों ये जो इंडस्ट्री होती है ना, ये इंडस्ट्री देखिए 2 तरीके से इसमें एंटर होता है आदमी, एक बाय चांस, एक बाय चॉइस। तो बाय चांस की अगर हम बात करें तो हम सब लोग इस इंडस्ट्री में बाय चांस ही आए हैं। मैं किसी और बिज़नेस को करता था, मेरे को किसी ने बताया, मैं अपने बिज़नेस से फेड अप था, मेरे को ये लगा, बाय चांस मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया। पर अगर हम बात करें इसको बाय चॉइस, तो दोस्तों इसको एज़ ए करियर तो जभी लोग इसको पसंद करेंगे, हम हमारे बच्चों को, जो कि विज़न है हमारा, आज हम इस इंडस्ट्री को 25 इयर्स हिंदुस्तान के अंदर ले चुके हैं, देख चुके हैं। पर ये इंडस्ट्री जो है फॉरेन में सन 1888 में बोलूंगा 1888 से चल रही है और तकरीबन तकरीबन इस 1888 से जो इंडस्ट्री चालू हुई थी वो यूएसए में शुरू हुई थी एवॉन कंपनी के द्वारा। 1960 पे इस पे एक्ट आया था। उसके बाद इन्होंने अपनी जो कहते हैं ना देश का एक पूरा एक सेगमेंट बना दिया, इसको पढ़ाई करने का भी इसके अंदर कोर्सेज भी डाल दिए। जब तक ये काम हमारे हिंदुस्तान में नहीं होगा तब तक ये बाय चॉइस नहीं आएगा, तब तक ये होगा नहीं। और खुशी की बात ये है कि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। 2013 से इस पे एक एसोसिएशन बनाई है। कोई भी एक्ट बनने से पहले एक एसोसिएशन बनना जरूरी होता है, चाहे हमारे यहाँ कोई भी कानून बना हो, उस पर एक पहले एसोसिएशन बनती है। तो एसोसिएशन बनी है 2013 में और वो एसोसिएशन इस पे वर्कआउट कर रही है। अच्छी बात ये है कि अभी कुछ दिनों पहले अनुराग ठाकुर जी जो इस पे काम कर रहे हैं, उससे पहले रामविलास पासवान जी इसमें मंत्री थे। तो ये जो धीरे-धीरे इस पे काम हो रहा है, तो उन्होंने ये बोला है कि 2022 में ये ट्रिलियन इंडस्ट्री है, 2022 में इसको कोर्सेज के द्वारा शुरू किया जाएगा। तो अच्छी बात जब होगी जब हमारे बच्चे जैसे एमबीए करते हैं, आईआईटी करते हैं, पीएमटी करते हैं, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स करना पसंद करेंगे। तो ये हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ सहयोग देगी। बस इस विजन को हमने थोड़ा पहले देख लिया, बस बात इतनी सी है। आज हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो ये जो एडवांस का जो हमने पढ़ाई है वो पहले कर ली। हमने जाके कुछ ऐसे लोगों की जीवन को देखा जो फॉरेन में है, जो हम कहते हैं हमारे जो मेंटर हैं, जो हमें बताते हैं कि इस इंडस्ट्री में जो लोग पैसा कमाते हैं वो सांस लेते हैं तो अमीर होते हैं, सांस छोड़ते हैं तो अमीर होते हैं, मतलब अरबपति होते हैं। वो लोग हैं जो अपने पर्सनल चार्टर प्लेन, पर्सनल जेट, पर्सनल आइलैंड में रहते हैं। ये वो लोग हैं और वो लोग हैं जो जीरो हुआ करते थे, जो फर्श पे हुआ करते थे, जो लोग अर्श पे पहुंच गए। इन लोगों को जब हमने चेक किया, हमने बुक्स पढ़ी, हमने इनके बारे में इनकी प्रोफाइल देखी, तब हमें लगा कि ये करा जा सकता है। और जब मैंने इसके बारे में डिसीजन लिया, दोस्तों मेरा एक बहुत मामूली सा बैकग्राउंड है, बहुत मामूली से परिवार से हूँ मैं। मेरा नाम हृदय सागर है, कोटा राजस्थान से हूँ। एजुकेशन बीए नॉर्मल तरीके से पढ़ाई लिखाई हुई है और जिंदगी में बहुत कुछ करने की इच्छा थी। फादर मेरे बहुत अर्ली एज में, मेरी उम्र शायद 4 साल की थी, तभी मेरे फादर चले गए थे। मेरी मदर ने हमें बहुत लाड प्यार से पाला
और 2 भाई 2 बहनों का परिवार है हमारा। मेरे ब्रदर भी गवर्नमेंट जॉब में है, मेरी मदर भी गवर्नमेंट जॉब में लगी हैं। वो अभी रिटायर हो गई है 2013 में। मेरी दोनों सिस्टर की शादी हो गई है। मेरे कुछ सपने थे, मैं अपने आप को जॉब के अंदर लेकर जाना नहीं चाहता था, इसलिए मेरे पूरे परिवार में, जो कि जॉब मेंटालिटी का परिवार था, उसके अंदर मैंने इस विद्रोह की मशाल को हाथ में थामा और मैंने कहा मैं बिजनेस करूंगा। और उस बिजनेस की लड़ाई के अंदर मैंने अपने आप को झोंका और मैंने स्टोन इंडस्ट्री में भी काम किया, मैंने टेक्सटाइल में भी काम किया, मैंने साइबर कैफे भी का भी काम किया, मैंने जूस कॉर्नर भी डाले। मैंने हर वो काम जो एक युवा कर सकता था, जो उसको इजी में मिल सकता था, वो काम कर सकता। दोस्तों, इसके लिए मैं एक आपसे बात बोलना चाहूंगा कि मैं उस हर आदमी के लिए बात बोलना चाहूंगा जिसका पारिवारिक बैकग्राउंड पैसे वाला नहीं है या कोई बड़े प्रोफाइल से नहीं है या बिजनेसमैन नहीं है। तो उस हर आदमी के लिए जो ज्यादा अच्छा एवरेज पढ़ाई में है, अच्छी पढ़ाई नहीं कर सका है, वो हर आदमी इस इंडस्ट्री के अंदर आ सकता है, एमएलएम इंडस्ट्री शुरुआत कर सकता है। तो डेफिनेट सी बात है, मैंने भी शुरू करी। उससे पहले मेरा धीरे-धीरे करते-करते मैं 2016 तक जो रियल एस्टेट का कारोबारी था, प्लानिंग्स वगैरह करा करता था और अच्छी-अच्छी कोटा शेयर में बढ़िया प्लानिंग्स करी, रियल एस्टेट का काम किया, बिल्डर्स का भी काम किया। सब करके देखने के बाद 2016 में जब नोटबंदी आई, डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद मैं वापस हैंड टू माउथ हुआ। मुझे लगा कुछ और करना चाहिए, पर अब जो भी करेंगे परमानेंट करना चाहिए। उस टाइम पे मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में मालूम चला और इस इंडस्ट्री के अंदर मेरे गुरु जितेंद्र जैन और आभा जैन मेरे को लेकर आए और एक मेरे फ्रेंड हैं मिस्टर मनीष त्रिपाठी और हमारी भाभी अर्चना त्रिपाठी जी, इन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे बताया। जब इन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे बताया तब मैंने समझना शुरू किया। चूंकि इस इंडस्ट्री का स्वाद तो मैंने 2000 के लगभग भी एक विदेशी कंपनी थी जो ए से शुरू होती थी, वाई पे खत्म होती थी, उस कंपनी से मैं जुड़ा था, पर उसके प्रोडक्ट बहुत महंगे थे, मेरे सराउंडिंग में कोई लेता नहीं था। पर मैं इस इंडस्ट्री को समझ चुका था क्योंकि उस इंडस्ट्री ने 3 चीजें मेरे को सिखाई थी। बड़े सपने देखो, एक अच्छी लाइफस्टाइल जियो। तो वो चीजें मेरी पूरी जिंदगी में काम आई। तो मैंने उस इंडस्ट्री को एक सीख के रूप में लिया था। तो यहाँ पर जब मैं उन दोनों जनों से मिला जो कि वो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में पहले भी मेरे साथ थे और अभी भी वो इसमें थे, तो मैंने कहा इतने टाइम तक आप लोग इसमें टिके कैसे रहे। जब मैंने उनकी लाइफ स्टाइल को देखा, उनके रहन सहन को देखा, उनके काम करने के तरीकों को देखा और वहीं पर ही उनको एक इंडियन कंपनी से जुड़े हुए देखा, तो मेरा दिल गदगद हुआ कि नहीं, अब विदेशों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो वहां पर हम जुड़े और उस कंपनी का नाम था मोदी केयर। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं भी जुड़ गया और मैं लग गया। दोस्तों, आज मात्र 2 साल की जर्नी है। 2 साल के अंदर मैं इस बिजनेस के अंदर टॉप से 3 नंबर के टाइटल पे हूँ, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ और इस बिजनेस के द्वारा 3 महीने में एक विदेश यात्रा ली। मेरे खानदान का पहला व्यक्ति बना जो हवाई जहाज में बैठा। नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से मैंने आपसे बोला ही है, हवाई जहाज में मेरे खानदान में से कोई नहीं बैठा था। मैं बैठा, एक विदेश यात्रा करी, एक ऐसे होटल में ठहरे जिसका किराया ही 30,000 रुपए पर डे हुआ करता था। होटल वेस्टिन, नाम सुना होगा आपने, पूरे हिंदुस्तान में एक ही होटल है जो मुंबई के अंदर है। उस होटल में दुबई के अंदर हम लोगों को ठहराया। तब मेरे को अपनी लाइफ का मीनिंग मालूम चला कि नहीं, अपन कुछ करने के लिए आए हैं, अपनी लाइफ भी जीने के लिए आए हैं और कुछ लोगों की लाइफ बदलने के लिए आए हैं। तो मैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की ओर अपने आप को लेकर जा रहा हूँ दोस्तों। और प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ मोदी केयर की तरफ से और 3 तरीके की इनकम लेता हूँ उससे, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड। ट्रैवल फंड में दुबई की ट्रिप है, कार फंड में एक 13 लाख रुपए की अर्टिगा 18 जनवरी 2019 को इस कंपनी के द्वारा ली है। बहुत जबरदस्त गाड़ी है, सपनों की गाड़ी है। उसके द्वारा हाउस फंड भी मैं लेता हूँ और इस कंपनी के द्वारा एक अच्छी 5 डिजिट की इनकम भी ले रहा हूँ दोस्तों। बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत मजा आ रहा है। तो जैसे आपने आपकी तरक्की के बारे में बताया और आपने कई लोगों का पहले भी जिक्र करा कि किस तरीके से लोगों ने आइलैंड खरीद रखा है और जेट, पर्सनल जेट में जाते हैं। तो एक आम आदमी अगर इसकी तरफ देखे, इसको ज्वाइन करने की तरफ देखे और सोचे कि हाँ मैं भी करना चाहता हूँ, तो आप क्या बताना चाहेंगे उसको कि कितना समय उसको लगेगा एक अच्छी लाइफस्टाइल में पहुंचने में, और वो अच्छी लाइफस्टाइल आपकी नजर में क्या है, कितने समय में पहुंच पाएगा? बिल्कुल कोनार्क जी, बहुत बढ़िया सवाल किया है। हकीकत में यही सवाल इस इंडस्ट्री का फ्रूट है। ये एक ऐसा सवाल है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आपसे मेरा इंटरव्यू हो रहा है और आपने बहुत अच्छे-अच्छे सवालों पूछे हैं मुझसे। पर हकीकत में ये जो सवाल है ना, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कारण यही है। इस इंडस्ट्री में टिकने का, रुकने का, पैसा कमाने का। दोस्तों, जैसे आप एमबीबीएस करते हैं तो आपको 5 साल एमबीबीएस करनी पड़ती है। आपको लॉ की डिग्री लेनी है तो भी आपको एक टाइम देना पड़ेगा पर्टिकुलर। अगर आपको एमबीए करना है तो भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा। अब चूंकि वहां पर आपकी एक इनकम है कितनी, अगर आप एमबीए कर लेंगे तो आपकी इनकम 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख हो जाएगी। डॉक्टर बन जाएंगे तो भी हो जाएगी।
वहां पर आपकी इनकम बढ़ेगी नहीं, बढ़ भी कितनी सकती है। तो वहां के लिए जब इतनी छोटी इनकम के लिए इतनी सारी पढ़ाइयां कराते हैं, इतना स्ट्रगल होता है। एमएलएम इंडस्ट्री में हम हर आदमी ये सोच के आता है यहाँ तो ज्वाइनिंग लगाते ही लाखों रुपए की इनकम हो जाएगी। तो ये एक उनका उसका मिथ है, ये भ्रम है, इसका भ्रम टूटना चाहिए। जब वहां पर 1 लाख रुपए की इनकम के लिए उसको 10 साल पढ़ना पड़ा है, बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने पड़े हैं, तो यहाँ पर भी उसको अपना टाइम देना पड़ेगा। अक्सर ये टाइम लोग नहीं दे पाते, इस कारण से इस इंडस्ट्री में आउट हो जाते हैं। दोस्तों, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर एक ही बात बोलना चाहूंगा, जो इस इंडस्ट्री के अंदर सिस्टम, नेटवर्क, एक ढंग से एक अच्छी कंपनी के साथ अगर वो जुड़ता है तो उसको कम से कम यहाँ पर 3 साल देने पड़ेंगे। 3 साल में उसका इस इंडस्ट्री के द्वारा जो डेवलपमेंट होगा वही उसका नेटवर्क बनाएगा, क्योंकि हम अपने जिस भी सेगमेंट से आए हैं उस सेगमेंट के बादशाह हैं, उस सेगमेंट की नॉलेज रखते हैं। इस इंडस्ट्री की नॉलेज अभी हमें नहीं है। इसमें आपको बुक से रिलेट करना पड़ेगा, सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, अपनी अपलाइन के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, तब जाके आपके जब 3 साल इसमें पूरे होंगे तब से आपकी शुरुआत होगी। अब अक्सर क्या होता है, लोग इसमें जुड़ते हैं कि मेरे चाचा जी वहां करते हैं, मेरे फूफा जी वहां करते हैं, और उनके कहने पर वो जुड़ जाते हैं। और थोड़े दिनों बाद जब उनको लगता है यार ये तो पैसे ही नहीं आ रहा, क्योंकि अलादीन का चिराग तो है नहीं जो यहाँ पर घिसते ही पैसा आने लग जाएगा। यहाँ पर घिसाई उस चिराग की नहीं, यहाँ पर इंसान की घिसाई होती है। और जो वो घिसाई होती है ना, तो वो घिसाई तबीयत से होती है। उसके लिए मैं एक आपसे बात करना चाहूंगा दोस्त, लाख रुपए आना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लाख रुपए को संभाल के रखना इंपॉर्टेंट बात है। और वो ऊपर वाला आपको ये तो चेक करेगा ना कि आप उस लाख रुपए के लायक हैं कि नहीं है, इसलिए वो घिसाई तो करेगा, पक्की बात है। और हम घिसने को तैयार है, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री लाख रुपए नहीं, हम 1 करोड़ रुपए लेने आए हैं। हम इसके अंदर टाइम देने आए हैं। जो भी आदमी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करे, मैं पर्सनल उनको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, 3 साल कमिटमेंट होके अपने अपलाइन को अपना भगवान मान के काम करे, उसके कहने के अनुसार चले। वो जो बोल दे, वो कह देना कि यहाँ से जाके ये नदी है और इसमें कूदना है, तो उसको कूदना है। उसको दिमाग लगा के ये नहीं पूछना कि सर आप मेरे को कूदने के लिए क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वो आपका अपलाइन है, वो कभी आपका गलत चाहेगा नहीं। तो इसलिए उसका उसका कहे अनुसार मैंने, वो अपलाइन आपका 1 दिन पुराना भी हो सकता है, 2 साल पुराना भी होता है, कुछ भी हो सकता है, पर आप जब तक उसको अपना गुरु नहीं मानेंगे, उसके कहे अनुसार नहीं चलेंगे, जब तक इस बिजनेस में आएगा ना। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें आपको फेथ रखना पड़ेगा, सबसे पहले अपना विश्वास। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में एक ही बात है, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, जब तक आप कोई लक्ष्य देख नहीं सकते तब तक उसको भेज नहीं सकते। तो पहले लक्ष्य तो दिखे कि मैं इंडस्ट्री से 1 लाख रुपए कमाऊंगा, तो 1 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य तो दिखे, तभी तो वो करेगा। तो उसका विश्वास होना चाहिए इस इंडस्ट्री पे, और विश्वास आएगा दोस्तों बुक्स पे, बुक्स से। उसको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, इसकी इस इंडस्ट्री के बारे में पूरा एजुकेशन लेना पड़ेगा। हालांकि अभी एजुकेशन हमारे हिंदुस्तान के अंदर शुरू हुई नहीं है, तो आपको यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको इसको सिखाने के लिए, बुक्स से बहुत अच्छी है। आप 25 सालों में जिस भी लीडर को फॉलो कर रहे हैं उसकी जर्नी देखिए, उसने कैसे कैसे इसमें अप एंड डाउन झेले और आज भी इस बिजनेस में कितना पैसा कमा रहा है। तो टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। बिल्कुल, आपका ये कहना सही है, लेकिन आपने जो विश्वास की बात करी, कि हमें विश्वास करके जो जैसा वो बोले वैसा करना पड़ेगा, उस पाथ पे चलना पड़ेगा। तो इससे बात है कि लोगों को विश्वास भी कम है। कई लोगों से हम आज बात करें एमएलएम के बारे में, तो उनका यहाँ तो पहले का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, हम ऐसा भी मान सकते हैं। और कुछ लोगों का एक्सपीरियंस और उसकी कुछ ऐसी आप बोलेंगे कि माउथ पब्लिसिटी कुछ नेगेटिव टाइप की हो गई है कई कई सेक्शंस में। तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? कई कई कंपनी ने फ्रॉड भी करा है, कई कंपनीज आई है एमएलएम के नाम पे फ्रॉड करके गई है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इंसान कैसे भरोसा करे? बिल्कुल बिल्कुल कोनार्क जी, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि मैं भी आपकी तरह ही सोचने वाला एक व्यक्ति था। और पिछले जब मैंने 2000 के बाद इस इंडस्ट्री को क्विट मारा था, और उसके बाद जब मैंने इसको 2017 में रिज्वाइन करा, तो इन 17 सालों के अंदर मैंने इस इंडस्ट्री को बिल्कुल यही सब सोचा था जो आप सोच रहे हैं। पर जब मैंने 2017 में इस पे चिंतन करना शुरू किया, तब मुझे यही बात नजर आई कि दोस्तों ये चिट एंड फंड, मेंबर बनाओ, स्कीम और स्कैम, ये बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस एक अलग है। पर उसमें क्या होता है, जो गलती कहाँ से होती है, वो फॉल्ट क्या है उस इंसान का, वो फॉल्ट है सबसे पहले कंपनी चुनने का। आपको सबसे पहले कंपनी चुनने से पहले एक चीज देखनी चाहिए कि उसका जो ऑनर है, उस कंपनी को जो ऑपरेट कर रहा है, एमडी है, वो कौन है। आपको ये चेक करना पड़ेगा वो आदमी इससे पहले क्या करता था, उसका बैकग्राउंड क्या था, वो खुद पैसे बनाने आया है या आपको पैसे वाला बनाने आया है। अगर इन सब चीजों को अगर आप चेक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। अक्सर आप, जैसे भीलवाड़ा की एक कंपनी थी,
वो गई है, बहुत नेगेटिविटी फैला के गई है, आर से कुछ नाम से शुरू होता था। तो वो काम क्या था, वो 3 दोस्त थे जो एक बिल्कुल बिलो रेंज के लोग थे जिन्होंने कभी पैसा देखा नहीं था। उनको लगा है कि 2003-4 में कि यार एक स्कीम आई है जिसमें ऐसे-ऐसे मेंबर जोड़ना पड़ता है, एक सूट लेन देना पड़ता है और ऐसे-ऐसे होते-होते ऐसे-ऐसे स्कीम चल जाती है और फिर पैसे आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जैसा कि मैं आपसे ही बताना चाह रहा हूँ, हमारे गुरु ने हमें यही सिखाया था कि ये कंपनियां चलती हैं इसलिए बंद नहीं होती है, चलती हैं इसलिए बंद हो जाती है। क्या बोला मैंने कुनार जी? ये कंपनियां चलती है इसलिए बंद नहीं होती है, चलती है इसलिए बंद हो जाती है। अब वो जो कंपनी थी, जो भीलवाड़ा की कंपनी थी, उसने जब शुरू किया, जैसा कि आप जानते हैं 2 2 को बनाता है, 2 4 को बनाता है, 4 8 को 8, 16 को 16, 32 को 32, ऐसे करके ये ग्राफ फटाफट बढ़ता है। हर आदमी को पैसा कमाना है। जब ये कंपनियां बढ़ने लग जाती है, जब इनका समूह ज्यादा हो जाता है, तो वो जो पैसे लेन-देन का जो काम आता है, वो जो ओनर है जिसने कभी पैसा देखा नहीं है, वो आदमी सोचता है अरे यार बड़ी मुश्किल से तो पैसा आया है, तो अब वापस पैसा जा रहा है, अपन तो भग लो, तो वो भग लेते हैं। तो इस कारण से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है हिंदुस्तान में, क्योंकि लोगों ने इसको शॉर्ट टेम्पर्ड होकर, रिलेशनशिप की भावनाओं को देखकर कैसे ना कैसे गलत तरीकों से इस इंडस्ट्री का दुष्प्रचार किया और लोगों ने इसको लालच के तरीके से जोड़ के खुद भी लालची बन के इस कंपनी में जुड़ गए। दोस्तों, अब जैसे मैं आपको आज एक उदाहरण दूंगा, अगर आपके घर में आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, अगर जब आप उसका रिश्ता करने जाते हैं, तब आप क्या देखते हैं? जिस भी लड़के से रिश्ता करने जाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि ये लड़का कैसा है, क्या कमाता है, क्या एजुकेशन है, परिवार का बैकग्राउंड कैसा है, रहते कहाँ पे हैं, मोहल्ला कैसा है, चाचा, भतीजे, पिताजी, बुआ, ये कौन-कौन उनके परिवार में शरीक है, किस-किस तरीके से क्या-क्या होता है, ये सब चीजें देखते हैं। और जब आपका करियर का सवाल आता है, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुनने का, तो आप किसी के कहने पर ही चाय की बोटी पे बात होती है और वहीं पर ही ज्वाइन कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। हमने जब इस कंपनी को चूज किया, तो हमने चेक किया, हमने आज मैं आज बहुत ही विश्वास से और फक्र से बोलता हूँ कि मैंने मोदी केयर को चुना। क्यों? क्योंकि 85,000 करोड़ का समूह है दोस्तों। ऑलरेडी ऑलरेडी ये जो कंपनी है, ये 1936 से चलती आ रही है, इतना पुराना ग्रुप है, 100 साल हो गया इसको, और ऑलरेडी 45-50 प्रोडक्ट का जो कहते हैं मैन्युफैक्चरर है। अगर आप उसमें बात करूं, मोदी कार्ड ग्लास, मोदी कॉन्टिनेंटल, मोदी शुगर मिल, मोदी नगर, मोदी धागा, फोर स्क्वायर सिगरेट, स्टेलर, मालबोरो, पान ग्लास गुटखा, 85,000 करोड़ का समूह है। हिंदुस्तान में वेल्थ के नाम पे 10वें नंबर का व्यक्ति है। अगर बात करें हम, तो हिंदुस्तान में 2 ही जगहों के नाम से नगर है, एक टाटा नगर, एक मोदी नगर। दिल्ली के अंदर मोदी नगर बसा हुआ है। शुगर मिल के नाम से शुरू हुआ था। राजस्थान का एक परिवार है, 400 रुपए लेकर चला था और आज 85,000 करोड़ का समूह है। हमने ये सब चीजें देख के एज ए कैरियर अपनी बागडोर उनके हाथ में सौंपी कि नहीं, ये राइट कंपनी है। सबसे पहली बात, अच्छा क्या हुआ, पहली कंपनी जो हिंदुस्तान में इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर आई है, तो हमने मोदी केयर को इसलिए चुना। अब इस बीच में, इन 25 सालों में जो इस कंपनी के साथ लगे रहे, वो आज 1-1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे, और जो आए और गए और या दूसरी कंपनी में अपने आप को डाला, वो आज वहीं के वहीं पड़े हुए। तो चेक आपको करना है, ये आपका कैरियर है, आपको देखना पड़ेगा, लालच में ना जुड़े दोस्तों। एक अच्छे कैरियर के रूप में अगर आपको इंडस्ट्री को चुनना है, तो एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़े, आईडीएसए की जो गाइडलाइन के अनुरूप चल रहा है उसके साथ जुड़े। बिल्कुल, मतलब जो भी इंसान जॉइन कर रहा है उसको पहले ये देखना पड़ेगा वो कंपनी कैसी है, उस कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़े, जाने और फिर जॉइन करे। बिल्कुल। सर, अब इससे आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। क्या होता है, कई बार हम कई लोगों को देखते हैं, हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि जिनके कई लोग ऐसा बताते हैं, ऐसे सर्वेज भी आए, सर्वे कई ऐसे सर्वे आए हैं बाहर, ऐसे अमेरिका में जैसे काफी पहले से हो रही है एमएलएम और ये सब, तो उसमें से कई सर्वे भी निकल के आए जो कहते हैं कि लोगों के रिलेशन खराब हुए हैं आपस में। कई लोग जैसे अपने रिलेटिव से ही हर इंसान को प्रोस्पेक्ट की तरह देखते हैं कि हाँ, ये एमएलएम ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और हर जगह वो ट्राई करते हैं। इस चक्कर में कई बार ये हो जाता है कि आपस में घर में कई बार रिलेशन खराब होने लग जाते हैं। तो क्या आपने ऐसा कुछ फेस करा है, या आप अपने आसपास ऐसा देखते हैं कि लोगों के इस चक्कर में रिलेशन खराब हो रहे हो, इस वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हो? नहीं कुणाल जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा इस मामले में, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैंने ये समय देखा नहीं, पर हाँ, मैंने इन सब चीजों को बहुत जरूर किया है। मेरे साथ तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं, क्योंकि 2-3 चीजें इस इंडस्ट्री के अंदर आपको रखना पड़ेगा, जो कि है इसमें नजर, खबर और सबर, 3 तरीके की चीजें आपको रखनी पड़ेगी। नजर क्या, आपको बिल्कुल सही कहा आपने कि हर आदमी को प्रोस्पेक्ट मानने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो आदमी अपने सपने को इतना इंपॉर्टेंस दे देता है कि उसको लगता है कि यार ये जो व्यक्ति है, ये मेरे प्रोडक्ट ले लेगा, मेरे से जुड़ जाएगा, मैं इसके अच्छे के लिए सोच रहा हूँ। जब ये उम्मीद वो उससे बांध लेता है, तो उसकी मना से
वो दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है वो हॉट हो जाता है। मैं इस कन्वर्सेशन के दायरे में नहीं हूँ। मैं अपने आप को इस इंडस्ट्री का एक छोटा-सा एक सिपाही समझता हूँ और सिपाही समझ के मैं हर आदमी को सिर्फ इसका प्लान बताने के प्रयास करता हूँ। जब मैं उसको बताता हूँ तो उनसे एक ही बात कहता हूँ, 15 मिनट का समय है, या तो आप तो मुझे फ़ोन कर लेंगे या मैं आपको आज के बाद फ़ोन नहीं करूँगा, दैट्स ऑल। तो हमने उस थ्योरी पे काम किया तो हमारे कभी संबंधों में कोई बात नहीं आई। और दूसरा जो मैं आपको, आज आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि संबंधों पे बात आ जाती है। दोस्तों जैसे पतंजलि है, आज हम देते हैं, एमएनसी कंपनी है, एक 45 रुपए का पेस्ट लेकर आई थी, आज 45,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। उसने क्या किया? उसने भी तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को प्रोस्पेक्ट के तौर पे देखा। वो भी एक कंपनी थी, एक कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, कुछ लोगों के लिए बनाया, फिर कुछ लोग और बढ़ते गए, आज वो इतना बड़ा समूह बन गया। आप डाबर ले लीजिए, नेस्ले ले लीजिए, अमूल ले लीजिए, सब नेटवर्क पे काम करते हैं और सबको, जो हिंदुस्तान की 130 करोड़ की आबादी है ना, उनको प्रोस्पेक्ट मानना पड़ता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है? यहाँ पे वो एमएनसी कंपनी से जुड़ के तो आदमी प्रोडक्ट ले लेता है, यहाँ पर उनके अंदर से निकल के एक भाई प्रेजेंट करता है उस कंपनी को। तो वहां पर उन लोगों को आपस में ये लगता है कि यार मैं भी उसी राह पे चल रहा था, मैं भी उसी जो 10 घंटे काम करता हूँ, पैसा कमाता हूँ। इसके दिमाग में ये बात कैसे आई? ये बातचीत मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? है ना? और ये क्या चीज बता रहा है, मैंने क्यों नहीं किया? तो कई बार ये जो द्वंद्वता होती है ना आपस की, ये इस इंडस्ट्री का नाम खराब कर रही है। तो मैं आपसे एक ही बात, आपके माध्यम से एक ही बात पहुंचाना चाहूंगा, इसको प्रतिस्पर्धा ना बनाए, इसको किसी भी तरीके से ईगो का शब्द ना दें। अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि मैं एक सिपाही मानता हूँ, मेरा फर्ज है लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना, और मैं चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री के बारे में बताऊं, क्योंकि फॉरेन में जीडीपी इससे बड़ी है, फॉरेन में लोगों ने पैसा इससे कमाया, तो मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान में भी कमाए। और मेरे सराउंडिंग का मेरा फर्ज बनता है सबसे पहले मैं अपने लोगों को बताऊं, तो मैंने उनको बताया। पर यहाँ पर मेरे को उनको फोर्स नहीं डालना है, अब मेरे को उनके पीछे नहीं पड़ना है। अक्सर लोग पीछे पड़ जाते हैं वहां पर, ये जो सारी बातें होती है ना संबंध खराब करने की, ये गलत है। यार इस बात का मैं बहुत विरोध करता हूँ। आपका सिर्फ काम है एक बार बताने का, समझना नहीं समझना उसका खुद का विवेक है, खुद के डिसीजन है, वो खुद करेगा जो भी डिसीजन लेना हो। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब हम आपसे जानना चाहते हैं ये कर कौन सकता है? मतलब ये क्या सिर्फ एक सेल्स का बंदा जिसको सेल्स की पूरी नॉलेज हो, जो सेल्स में काम कर चुका हो, सिर्फ उसी के लिए है ये? या कोई भी आदमी, आम आदमी भी कर कर सकता है और उससे भी वो भी प्रोडक्ट बेच सकता है? या स्पेशलाइजेशन होना चाहिए कि मतलब जिसको सेल्स आती है, उसी के बस का ये काम है या उसी के हाथ का ये काम है? ये तो, ये मान के चलिए कोणार्क जी, जो हिंदुस्तान है ना, इस हिंदुस्तान के अंदर क्या है, सनातन धर्मों से हमेशा भेदभाव की चीज रही है। तो वो चीजें जो है ना, वो एजुकेशन में भी आ गई। कास्टिज्म बहुत हावी है एजुकेशन में। एक अच्छा पढ़ा लिखा है तो एक कमजोर पढ़ा लिखा है। कमजोर व्यक्ति जो अपने, जो वीकर स्टूडेंट होता है, वो अपने आप को ये सोच लेता है कि यार मेरी जिंदगी में अब कुछ हो नहीं सकता, मैं तो अब 5-10 हजार रुपए का गुलाम बन के रहूंगा। और जो बड़ी अच्छी पढ़ाई कर लेता है, वो अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर शुरू कर लेता है। तो ये क्या, जो भेदभाव है ना, ये हमारा मानसिक, जो कहते हैं ना, ये मस्तिष्क, ये ऑपरेट कर रहा है एक्चुअली में। जो भी आपके जीवन में तब्दीली हो रही है, वो ऑपरेट ये माइंड कर रहा है। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज निकालनी होगी, और इसको निकालने के लिए मैं आपकी मदद इस तरह से कर सकता हूँ कि ये एक इतनी बढ़िया इंडस्ट्री है, इतनी बढ़िया इंडस्ट्री है, जिसके अंदर कभी भी कोई कास्टिज्म हावी नहीं होता। इसके अंदर कोई छोटी जात का भी वही लेवल पे काम कर सकता है, कोई बड़ी जात का भी काम कर सकता है। इसमें लेडीज, लड़कियां, घरेलू महिलाएं, जो वर्किंग वुमेन होती है, वो भी काम कर सकती है पार्ट टाइम, आदमी भी काम करता है, सब साथ मिलके काम कर सकते हैं। एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, टाइम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप कहीं अपनी जिंदगी के 10 घंटे देकर आ रहे हैं, उसके बाद 3 घंटे आप इसमें काम कर सकते हैं। इसमें कोई वर्किंग एक्सपीरियंस का कोई वो नहीं है, आप सेल्स के बंदे हो या नहीं हो। इसमें सिर्फ माइंड सेट आपको क्या करना है, इसमें माइंड सेट ये करना है कि आप किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर हेल्थ और वेल्थ दोनों तरीके की इंडस्ट्री है। आजकल हेल्थ के प्रोडक्ट ज्यादा इस इंडस्ट्री के द्वारा बेचे जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। पर हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर तो पूरे जनरल प्रोडक्ट है, एसेंशियल प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो लोग हैं, जो इस प्रोडक्ट के यूजर है, वो कौन कौन लोग हैं। तो आपको सिर्फ उन तक पहुंचाना है इस मैसेज को। उसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आपका आपका क्या है, वो बातचीत ही तो है आपकी। तो बातचीत क्या है, जैसे आज मैं हूँ कोटा का हूँ, अब मुझसे कोई बाहर का, मुंबई का कोई फ्रेंड आता है और मुझसे पूछता है, यार
चल यार नाश्ता करा, तो मैं उसको कहाँ लेके जाऊंगा? मैं सुबह सुबह उठ के सुवालाल की कचौरी क्या लेकर जाऊंगा उसे? क्यों? क्योंकि मैंने खा रखी है ना? अगर मेरे से कोई पूछे यहाँ पे टेलर कौन अच्छा है, यहाँ पर हलवाई की दुकान कौन सी अच्छी है, मिठाई किसकी यहाँ अच्छी मिलती है, तो ये सब हम माउथ पब्लिसिटी के द्वारा करते हैं ना, ये हमारा काम है ना। तो यही काम आपको इस इंडस्ट्री के अंदर करना था, इसलिए वर्किंग एक्सपीरियंस आप पहले खुद चेक करो उस प्रोडक्ट को, देन जब आपको अच्छे लगते हैं तो लोगों को बताओ, इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सर। अब हम आपसे मतलब ये गोल्डन क्वेश्चन हो सकता है इस सेशन का, इस उसका, कि हम ये जानना चाहें आपसे कि कोरोना वायरस के बाद काफी हम बोलते हैं कि दुनिया बदलने जा रही है, काफी इंडस्ट्रीज बदल जाएगी, लोगों का काम करने का तरीका बदल जाएगा और ऐसे कई उतार चढ़ाव आएंगे समाज में, और समाज काफी हद तक बदल जाएगा, काम करने का तरीका, बिजनेसेस बदल जाएंगे। वहीं इसमें जब हम एमएलएम को देखते हैं या डायरेक्ट सेलिंग को देखते हैं, तो हमें ये जानकारी देखने को मिलती है, ऐसी चीजें लगती है, साइंस देती है कि आगे जाके काफी ग्रो होने वाली है ये इंडस्ट्री, या बदलने वाली है एक तरीके से माने। इंडिया में भी काफी डिमांड होगी, काफी लोग इससे जुड़ना चाहेंगे। तो आप क्या देखते हैं कोरोना वायरस के बाद, इस पेंडेमिक के बाद इसका क्या फ्यूचर है, या कोरोना वायरस को अगर हम थोड़ी देर के लिए हटा भी दें तो इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कुणाल जी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कोरोना जो है ना, एक कोरोना ही नेटवर्किंग है। सबसे पहले तो आप ये समझना शुरू करें। जैसे कोरोना फैल रहा है, नेटवर्क बना रहा है अपना, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग है जो अपना अगेन जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन था डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो कोरोना से आप सीख सकते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि हम बहुत पॉजिटिव लीडर हैं और हम लोग हर चीज में अच्छा ही ढूंढते हैं। तो कोरोना से हमें डरना है। डरना से मतलब ऐसे नहीं डरना कि हम घर पे ही बैठ के, हमें कोरोना की प्रिकॉशंस रख के काम करना है, जैसा कि डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि आपको क्या-क्या इसकी प्रिकॉशंस लेनी है। अब बात आ रही है इस सिचुएशन में इस इंडस्ट्री का राइज कैसे हो? दोस्तों देखिए, हमेशा कहते हैं ना जो ज़रूरत होती है, एक बहुत अच्छी कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आज जो समय है, आज जो समय जिसमें हर इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई थी, जॉब पे कोई आदमी जा नहीं पा रहा था। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, लोगों की सैलरियां कट हो गई, कोटा जिसपे हमारी इकोनॉमी डिपेंड है, जिन इंस्टीट्यूट्स पे, वहाँ के हालात बहुत बुरे हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आज की डेट में आ रहे हैं। अब इसमें हम कहाँ से राइज कर रहे हैं? वो बात ये है, वो तो सबसे पहली बात तो हमारे दिमाग में भी फर्स्ट डे तो यही बात आई थी, अरे यार कोरोना आ गया, हम तो लोगों से मैन टू मैन बात किया करते थे, हम तो जाया करते थे, हम कैसे काम करेंगे, अब कैसे क्या होगा? चैलेंजिंग हमारे पास भी था, चैलेंज हमारे पास भी आया था, हमने भी स्वीकार किया था। और वहीं पर ही मैंने आपसे बोला आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारे जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जो पार्ट टाइम इस बिजनेस में क्या करते थे, कोई कारीगरी का भी काम किया करते थे, कोई प्लम्बर का, कोई ऑटो चलाने का काम किया करते थे, उन लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। देखिए आप कितना डेवलपमेंट है। ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू हमारी इस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, हम लोग वापस से ज्वाइन हुए और आज की डेट में इन 3-4 महीनों में हमने हमारी इंडस्ट्री को तकरीबन पुराने पास से तकरीबन 45% ग्रोथ पे लेकर आए हैं। दूसरा, हमने इस इंडस्ट्री को इतना बढ़ाया, हमारी खुद की कंपनी में हमारे जो चेक्स आए वो 45% ग्रोथ पे आए हैं। हमारे पास 5 लाख नए लोग अभी इन 2 महीने के अंदर जुड़े हैं हमसे। हमारी कंपनी मोदी केयर से 5 लाख नए लोगों ने अपनी जो कहते हैं मेंबरशिप ली है। हमारी कंपनी में बहुत हाई ग्रोथ है, मतलब हर आदमी ने, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ, जैसा कि हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में जो 1.5 GB का इंटरनेट आता है ना, वो पहले टिकटॉक में और इनमें जाता था। अब टिकटॉक भी बैन हो गया, सब हम देख ही रहे, तो लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं और वहीं पर ही हमारे लीडर्स के, हमारे लोग जो इससे जुड़े हुए उनकी वीडियो चल रहे थे, तो उनको लगता है यार मैं घर पे बैठा हूँ, ये क्या काम कर रहे हैं, ये कौन सा काम कर रहे हैं, ये कभी मीटिंग लेते, कभी क्या हो रहा है, कभी किस ऐप पे मीटिंग चल रही है। तो उन लोगों ने फिर हमें फोन किया, हमने उनको बताया कि सर हमारे एसेंशियल प्रोडक्ट है, आ रहे हैं, अभी भी आप किसी ना किसी पेस्ट से ब्रश कर रहे होंगे, तेल की यूज कर रहे होंगे, ये कभी इंडस्ट्री बंद होने वाली है, रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है, मंदी नहीं आती, और इसके जो कंज्यूमर हैं वो आप बैठे बिठाए बन सकते हैं, फ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन है। जैसे ही आप जुड़ेंगे, आपके घर का राशन बदलेंगे तो आपको ही 52% का मार्जिन होगा। तो कहते हैं ऐसे कैसे 52% का मार्जिन होगा? तो हमने वहीं पर इनको बताया और फिर हमने बोला कि अगर आप इसको शेयर करते हैं तो आपको यहाँ पर ये फंड और मिलने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा तो घर बैठे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर कोरोना के बाद में बहुत अच्छा राइज हुआ है।
और बहुत लोगों ने इसके अंदर अपना भाग्य आजमाया है और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि इसके बाद जब हम लोग हमसे क्या बोलते थे उस टाइम पे, मैं तो जॉब पे जा रहा हूँ, मेरे पास फुर्सत नहीं है। और इन 3 महीनों में लोग फुर्सत ही फुर्सत में थे और हमने उनको जाके प्लान दिखा दिए और वो लोग हमसे जुड़ गए। तो ये हमारे लिए तो बहुत एक्साइटेड रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब कोरोना वायरस के टाइम पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी जगी, जब लोगों को हाँ, पता चला कि उनकी कई जगह से जॉब जा रही है, कई लोगों की जॉब चली गई, कई बिजनेसेस बंद हो गए, तो उनको एक ऑप्शन मिला और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। वर्क फ्रॉम होम की आदत हमें पहले से ही थी। हम लोग घर से पहले भी बाहर नहीं जाते थे। हमारे ऑफिसेज हम लोग घर पे ही ऑपरेट करते थे, हम लोग जाते थे तो एक घर से दूसरे घर में जाते थे। तो वर्क फ्रॉम होम की तो आदत हमें पहले से ही थी। और इसी मैसेज को जब इस टाइम में दिया गया कि वर्क फ्रॉम होम करो, वर्क फ्रॉम होम, हम तो ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम में थे। डिजिटल हम थे ही सही, डिजिटल हम थे ही सही, वर्क फ्रॉम होम थे ही सही, एसेंशियल प्रोडक्ट में डील हम करते ही थे। यही 3 चीजें आने वाली हर इंडस्ट्री को चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी थी, इसलिए हम बहुत तेजी से राइज कर गए। बिल्कुल, बिल्कुल सर, सही है। तो सर अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या फ़ायदा है, मतलब अगर हम क्या देखते हैं कि इसके क्या प्रोस है और क्या कॉन्स है? क्योंकि हर इंडस्ट्री के दोनों चीज़ें होती हैं, नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। तो अभी हमने फ़ायदों की तो बात करी कि काफ़ी सारे इसके फ़ायदे हैं। अगर हम नुकसान की बात करें, तो कुछ नुकसान भी होंगे। आप क्या देखते हैं, इसके क्या नुकसान है? देखिए, मैंने तो पहले बोला था मैं बहुत पॉजिटिव लीडर हूँ और मैं पॉजिटिविटी के साथ जीता हूँ, नेगेटिविटी तो मैं देखना पसंद ही नहीं करता। और मेरे को तो इस इंडस्ट्री में कोई नुकसान नजर आता नहीं है क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। क्योंकि लोगों की मानसिकता में एक ही चीज सेट हो चुकी है, लाखों रुपए लगाओगे तो लाखों रुपए आएंगे। मेरे जैसा व्यक्ति जो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, अच्छी एजुकेशन पा नहीं पाया क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था नहीं। तो मेरे जैसे आदमी के लिए ऑप्शन क्या था? मेरे जैसे आदमी के लिए तो ऑप्शन इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो मुझे तो ये इंडस्ट्री में कोई नेगेटिविटी नजर आती नहीं है, तो फायदा ही फायदा देगी हिंदुस्तान अच्छा। अच्छा सर, अब अगर हम आगे आपसे दूसरा सवाल पूछें, ये हमारा इसका लास्ट होगा। जो जो अभी मार्केटिंग कर रहे हैं, जो अभी नेट से जुड़े हुए नेटवर्क मार्केटिंग से या जुड़ना चाहते हैं, ये उनके लिए लास्ट सवाल, कि आप क्या उनको एडवाइस देना चाहेंगे? आप उनको ऐसी क्या 3 चीजें बताना चाहेंगे जिससे वो अपनी सेल्स में ग्रोथ कर पाए, इस इंडस्ट्री में ग्रो हो पाए, आगे पहुंच पाए? उनको आपकी ऐसी क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ऐसी क्या 3 चीजें जो आप उनको बताना चाहेंगे? में। चलिए दोस्तों, मैं तो आप लोगों को एडवाइस बस यही कहूंगा कि इस इंडस्ट्री को सबसे पहले तो खुद स्वीकार करो। स्वीकार से मतलब अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ाओ। अक्सर लोग इसके अंदर क्या होता है, आ जाते हैं किसी के कहने पर और वो उस दूसरे व्यक्ति के कहने पर ही चलते रहते हैं। और जब तक वो अपना इस बिजनेस को अपना स्वयं का नहीं मानेंगे, सेल्फ बिजनेस नहीं मानेंगे, तब तक इस बिजनेस में कुछ होगा नहीं। तो आपको सबसे पहले तो जो कमिटमेंट अपने आप से करना है ना, एक तो इसको सेल्फ बिजनेस मानना है कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे को करना है। दूसरा, आपको इसके अंदर सब्र रखना पड़ेगा। आपको इसके अंदर 3 साल कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। उस टाइम पे आपको कोई नेगेटिव बात नहीं सुननी है ना सुनानी है। अक्सर क्या होता है, लोगों की मानसिकता क्या होती है, जैसे उसको मार्केट में थोड़ा सा भी चैलेंज आता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का जो रूल है वो मैं कहता हूँ तो पूरे जीवन का रूल है कि यहाँ पर 10% ही लोग हर जगह पर कामयाब होते आए हैं। अगर हमारे यहाँ पर स्टूडेंट इंडस्ट्री है तो यहाँ पर 2 लाख बच्चे पढ़ने आते हैं, पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2000 बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाती है जो होता है। बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि तो ये कितना बड़ा परसेंटेज है। बाकी सब लोग कितने निराश होते हैं, कितने लोग आते हैं जो अपनी जमीन गिरवी रख के पढ़ाई पढ़ने आए हैं। अगर आज हम भी जैसे हमने हमारी पढ़ाई जब करी थी तो हमारे क्लास के अंदर फर्स्ट डिवीजन जो अच्छी अच्छी मेरिट लेकर आते थे वो कितने लोग आते थे क्लास के अंदर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री में अगर आप 100 लोगों को प्रोस्पेक्ट करोगे, क्योंकि इसमें लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस आदमी की जितनी बड़ी लिस्ट होगी ना, वो उतना बड़ा कामयाब इंसान होगा। तो आपको लिस्ट पे काम करना पड़ेगा, तो अपनी लिस्ट बड़ी बनाइए। अक्सर लोग क्या करते हैं, 2-5 लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं मेरे से तो होता नहीं। अरे भाई, 100 लोगों के पास जाओगे, जो रूल है कि दूध को उबालते जाओगे तो उसमें खोया भी निकलेगा, पनीर भी निकलेगा, देन उसमें से घी भी निकलेगा। तो निकलेगा कितना, वो 10% पे निकलेगा। तो 100 लोगों के पास जाओगे तो 10 लोग आपके पास आएंगे। तो ये समझने वाली बात है। तो 10 लोग, अगर 100 लोगों के पास 10 लोग जाएंगे तो 10 लोगों को केयर करो, क्योंकि ये 10 लोग आपका बिजनेस बड़ा बनाएंगे। अक्सर क्या लोग क्या सोचते हैं, उन 10 लोगों की तरफ तो देखते नहीं है, 90 लोग की नाक की तरफ देखने लग जाते हैं, तो आउट हो जाते हैं। कि जो नेगेटिविटी आपने सबसे पहले मुंह से बोली है, तो सबसे पहले आपके कान ने सुनी है, और जब आपके कान ने सुनी तो आपके इस मस्तिष्क के अंदर गई है। तो
ये जो चीज है ना, सेल्फ डिसीजन लो, सेल्फ विश्वास अपना जो है, सेल्फ जो कहते हैं विश्वास अपना पूरा उसके अंदर रखो। दूसरा सब्र रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात ये है कि हमें एक ही बात सिखाई गई है इस इंडस्ट्री के अंदर कि इसके अंदर 2 साल झोंक डालो। 2 साल झोंकना है इसके अंदर। इसके अंदर झोंकना है अपने आप को, जैसे छोक लगता है ना, उसे झोंकना है। तो 2 साल अपने आप को झोंकिए। 1 साल उसके रिजल्ट को डेवलपमेंट की ओर लेकर, 3 साल पूरे हो जाएंगे, आप इस बिजनेस से, डेफिनेट सी बात है, आप इस बिजनेस से 1 लाख रुपया कम से कम कमा रहे होंगे। आज की डेट में जो रिसेशन का दौर है, इसमें 1 लाख का सपना आप नहीं देख सकते। पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप हमारी टीम के अंदर आते हैं, हमारे कहे अनुसार काम करते हैं, हमसे संपर्क करते हैं, तो हम आपका 1 लाख रुपया 3 साल बाद लाके दिखाएंगे। ये पक्की बात। मतलब इन 3 चीजें मेरे को जो आपकी बात से समझ में आया वो ये हुई कि पहला तो मेहनत, दूसरा दृढ़ निश्चय और तीसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। इन 3 चीजों को अगर इंसान माने तो वो इस इंडस्ट्री में ग्रो हो सकता है। और अगर हम चौथा भी ले तो चौथा ये हो गया कि अगर सामने वाला आपको नो बोलता है तो उस नो का मतलब आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ही है इस इंडस्ट्री में कि दूसरे इंसान की तरफ देखो। उससे आपको घबराना नहीं है कि हर इंसान ना कर रहा है या ना लोग कर रहे हैं। इसके लिए हम एक बात कहते हैं कुमार जी, आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वेलकम है हमारी इस अपॉर्चुनिटी में। हर आदमी जो नो कहता है वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे आओ तो नेक्स्ट नहीं तो बेस्ट वाला मामला है। तो क्या है, आपको इसका विजन अपने माइंडसेट से करना, क्योंकि इस बिजनेस में आप खुद के बॉस हैं, आप पे कोई बॉस नहीं है इसके अंदर। अक्सर क्या है, इस इंडस्ट्री के अलावा हम हर जगह पर अपना बॉस बनाना पसंद करते हैं। तो जब तक बॉस का चाबुक नहीं पड़ता, डांट नहीं पड़ती, तो हम काम नहीं करते। और इस बिजनेस में अगर आप अपना खुद को अपना ही बॉस मान लेते तो काम होगा इसके अंदर। ठीक है। तो आप क्या इसका फ्यूचर क्या देखते हैं सर इंडस्ट्री में? इसका आगे फ्यूचर क्या है इंडिया में? जैसे काफ़ी दुनिया में ये ग्रो हुआ है, अमेरिका, यूके, वहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा चलन है। तो अब बात हो रही है कि इंडिया में भी ये काफ़ी ग्रो होगा, तो वो आप क्या सोचते हो? कितना ग्रो हो पाएगा? कैसे ग्रो होगा? देखिए, मैं आपसे एक ही बात शेयर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप इस इंडस्ट्री के बारे में चेक करिए, बुक्स पढ़िए कि ये इंडस्ट्री जो है ना, ये 1888 से शुरू हुई थी। एवॉन कंपनी एक थी, उसने शुरू किया था इस कॉन्सेप्ट को। और ये इंडस्ट्री जो शुरू हुई थी वो इसलिए शुरू हुई थी कि वहां पर जो हाउसवाइफ थी, जो बच्चे थे, जिनको आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान में वोकेशनल कोर्सेज दिए जाते हैं, ऐसे कोर्सेज के थ्रू इस इंडस्ट्री को वहां पर करा था कि यार ये फालतू बैठे रहते हैं, इनको कुछ काम दिया जाए। तो वो काम करने का उनका एक तरीका उन्होंने बनाया था वहां की गवर्नमेंट ने। और जब वो बनाया तो वो इतना डेवलप हो गया, इतना राइज कर गए वो लोग कि गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया कि यार ये तो ड्रास्टिक चेंज ला सकता है, ये तो पर व्यक्ति आय बढ़ा सकता है, जीडीपी ग्रोथ में आ सकती है। तो उन्होंने 1960 में इसको वैलिड किया, इस पे कानून पास किया। जब वो कानून पास किया तो ये इन कंपनियों की बाढ़ सी आ गई वहां पे, और बहुत तेजी से बढ़ा। तो इस पे एक संस्था भी काम करने लगी जिसको कहते हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, जो है हमारा WFDA, इसने काम किया। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये बताया हमें अभी जो 2017-18 का जो उनका है, 1,92,000 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है ये, फॉरेन के अंदर ये। और हमारे हिंदुस्तान में अभी तक ये 1,518 पे पहुंची। सोच के देखो दोस्तों आप, अमेरिका जैसा जो देश है, अमेरिका जैसा देश है, वो 35,000 मिलियन की इंडस्ट्री कर रहा है इसको, इस डायरेक्ट सेलिंग को। कितने लोगों में? 30 करोड़ लोगों में। और हमारे यहाँ पे 1518 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री कितने लोगों पे? 130 करोड़ की। बहुत स्कोप है, 130 करोड़ की जनसंख्या है। हम तो बहुत एक्साइटेड है आज की डेट में। हमें तो ये लगता है कि कितने लोग ना कर देंगे, 1,000 लोग ना कर देंगे, 1 लाख लोग ना कर देंगे, उसके बाद तो हमारा है। तो हमारे को तो इस इंडस्ट्री में 1 लाख लोग मिल जाएंगे ना, तो हमारे तो 7 पीढ़ियों को इस बिजनेस से 50 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ रुपए महीना आने लग जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो अब शुरू हुए हैं हमारी इंडस्ट्री में। हमारे जो ऑनर है समीर मोदी जी, उन्होंने तो एक ही बात कही है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक मोदी केयर में बिकेगा। तो हम तो उस दिन का वेट कर रहे हैं जब आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अभी हमारा बहुत सारी कंपनी से कोलैबोरेशन चल रहा है, वो कंपनी हमारे थ्रू सामान बेचेगी, तब आप लोग आओगे, तब लोग बहुत जुड़ेंगे। आज नहीं जुड़ रहे कोई दिक्कत नहीं, आज उनकी नो है, पर आने वाले टाइम पे उनकी हाँ बनेगी। तो दोस्तों बहुत स्कोप है हिंदुस्तान के अंदर, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर है। आप लोग जल्द से जल्द इसके अंदर अपने आप को पार्टिसिपेट करिए। हिंदुस्तान में तब इसकी शुरुआत हुई है,
अभी तो 2% लोग भी इस बिजनेस में आए नहीं है, ये मान के चलो। अभी तो हर आदमी का आना बाकी है। ये तो बहुत बड़ा हमारे, और गवर्नमेंट इस पे बहुत सीरियस है। आप देखिए 2013 के बाद से लेकर अभी 2020 में 7 साल के अंदर कितने सारे कानून बने, कितनी सारी मीटिंग हुई है। गूगल पे जाइए, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चेक करना है। आपको आईडीए से लिखिए, आप चेक करिए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन काम कर रही है इस पे। 2022 में इस पे एक कानून आने वाला है, एजुकेशन के अंदर डाला जा रहा है, बुक्स आ जाएंगी। ट्रिलियन इंडस्ट्री का स्कोप है, तो इसमें तो बहुत बड़ा गवर्नमेंट भी अब फ्यूचर। इसको सीरियसली ले रही है मतलब। हाँ, क्योंकि देखो हर आदमी को रोजगार देना है, गवर्नमेंट का सपना है, कहां से देगी। 1 करोड़ युवा बेरोजगार हो रहे हैं हर साल, नौकरी मिल रही है मात्र 3 लाख लोगों को। 97 लाख लोग फुटबॉल की तरह जिंदगी जीते, क्यों आए थे क्यों चले गए। 35-35 साल तक दुलार वाला बेटा बना रहता है। वो 10th करता है, 12th करता है, फिर उसके बाद ये एलन वेलन की कोचिंग करने चला जाता है, 2-5 साल इसमें अपने आप को चेक करके आता है आईआईटी करके। फिर जब कुछ नहीं बचता तो वो बीसी, ये क्या कहते हैं, बीएससी एमएससी करने लग जाता है। जब वहां भी जॉब नहीं मिलता तो फिर वो कोई कोर्स करने लग जाता है। फिर वहां भी जॉब नहीं मिलता तो वो कोई कंप्यूटर कोर्स करने लग जाता है। जब वहां भी जॉब नहीं मिलता तो वो लैब टेक्नीशियन बन जाता है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है। इसमें उसके 35 साल चले जाते हैं, और जॉब में उसको रिजल्ट क्या मिला, 5,000-7,000 रुपए की नौकरी। दोस्तों सोच के देखिए, एजुकेशन का सिस्टम वो नहीं है। एजुकेशन आपको डेवलपमेंट करने का तरीका था, आपको एजुकेट करने का तरीका था। लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने एजुकेशन को नौकरी पाने का तरीका मान लिया। उनको ये लगता है बस ये पढ़ाई कर लो तो ये नौकरी मिलेगी, ये पढ़ाई कर लो ये नौकरी, मतलब नौकर बनने का काम हो गया है हिंदुस्तान के अंदर। जब तक ये मानसिकता ब्रेक नहीं होगी ना, तब तक यहाँ पर हर आदमी अमीर नहीं होगा। क्योंकि आज मैं आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर मैं तो एक प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। मेरे को जो जो उस वक्त सिखाया गया था वो मेरे पास आज काम नहीं आ रहा, क्योंकि जो मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ उस फील्ड में उसका चीज नहीं थी, उसकी जरूरत नहीं थी। तो मुझे जो मेरा जो टाइम गया है वो मेरा टाइम काम नहीं आ रहा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम क्या सीख रहे हैं। हमें हमें टेक्निकल ज्ञान जरूर लेना पड़ेगा। ये हमारे बहुत, और एजुकेशन सिस्टम में ये बात तो सही है, बहुत कुछ चीजें बदलने की जरूरत है, काफी एजुकेशन लूप सिस्टम होल्स है। एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए। एजुकेशन के अंदर कहीं से कहीं तक 1% ये नहीं लिखा हुआ, उसमें ये लिखा हुआ है आप ये सब्जेक्ट लोगे तो ये नौकरी मिल जाएगी, ये सब्जेक्ट लोगे तो ये नौकरी मिल जाएगी। उसमें नौकर बनना सिखाते हैं, पैसे वाला बनना, धनवान बनना ये कोई नहीं सिखाता। ये सीखना पड़ेगा। किस तरीके से बिजनेस करें ये सीखना जरूरी है, किस तरीके ये से सीखना, ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल 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 ये जरूरी है। हर आदमी को बेसिक से क्लियर करना पड़ेगा कि आपको जिंदगी में एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए है, रोजगार नौकरी लाने के लिए नहीं है। उसके लिए अलग से आप एक्सपीरियंस लीजिए, कोर्सेज अटेंड करिए, बहुत कुछ है पैसा कमाने के लिए, वो कोर्सेज अटेंड करिए। जरूरी नहीं है आप एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग में आए, आप कोई वोकेशनल कोर्सेज अटेंड करिए जिसके द्वारा पैसा कमाया जाएगा। एजुकेशन आपको डेवलपमेंट का काम कर रही है, उस पर फोकस करिए, इसको अलग अलग करिए, तब मजा आएगा जिंदगी में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि काफी हमारे व्यूअर्स ने गेन करा होगा इस सब जो जो चीजें आपने बताई, हर सवाल का इतने अच्छे तरीके से जवाब दिया, बिल्कुल साफ तरीके से बिल्कुल सारी चीजें बताई एमएलएम के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके साथ जुड़ के हमें काफी अच्छा लगा। हमारे व्यूअर्स को जो नॉलेज मिली उसके लिए धन्यवाद, और हम इस शो का यही अंत करते हैं सर। थैंक यू कैंपोनार जी। मैं तो चाहूंगा आपके माध्यम से हर युवा तक, हर घर के अंदर जो गरीबी है उसको मिटाने में ये वीडियो काम आए, उनको इस इंडस्ट्री के बारे में मालूम चले, और वो जरूर से जरूर जिस व्यक्ति के द्वारा ये वीडियो भेजा जाए उस व्यक्ति को जरूर फोन करें। और हमारे हिंदुस्तान का डेवलपमेंट करना हम सब लोगों का परम कर्तव्य है, और हम सिर्फ इसको एक सेवा का रूप दे रखे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ग्रो करे, पर कैपिटल इनकम बने, बढ़े, जीडीपी दर बढ़े, हर आदमी पैसे वाला बने। और जब देश में हर युवा बेरोजगार नहीं होगा, क्योंकि हम तो एक ही बात कहते हैं, रोजगार देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। तो रोजगार बिल्कुल देने वाले तो हिंदुस्तान अपने आप सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो हम तो उस मुहिम में काम कर रहे हैं। हमें कोई कितने ही गलत बोले आज की डेट में, हमारा मकसद अलग है, हमारा विजन अलग है। हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बने, और हम बना के दिखाएंगे और बना के रहेंगे, हम करके दिखाएंगे। सर, धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी